हेलो एवरीवन। आज फिर से हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वह है दरोगा भर्ती में जो मूल विधि है और संविधान से संबंधित प्रश्न है। मूल विधि पर पिछले डिस्कशन में हमने यह जानने की कोशिश की थी कि आईपीसी क्या है, इंडियन पिनल कोड क्या है, जिससे अ बिग नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह भी बताया था कि दो तरह के प्रश्न होते हैं मूलतः। एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, जिसमें रीजनिंग करनी होती है आपको, और मूल विधि के समझ पे आधारित प्रश्न होता है। इस प्रश्न को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने पिछली बार बात किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपराध क्या है, अपराध के कौन कौन से चरण होते हैं या अपराध में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। इस तरह की बातों पे चर्चा की थी। दूसरे तरह का प्रश्न उसमें ये होता है कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनका उत्तर फैक्चुअल होता है, तथ्यात्मक होता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था और अध्याय 4 तक हम लोग पहुँचे थे। हमने आपको ये बताया था कि जो आईपीसी है, आईपीसी में कुल जो धाराओं की संख्या है और जो कुल अध्याय है, उनको सुविधा की दृष्टि से हम कैसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि मुख्य रूप से इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपराध होता है उस अपराध में कैसे बचाव हो सकता है। क्या कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें बचाव होता है? तो होता है। इसमें सबसे पहले हम अध्याय 4 पे चलेंगे, जो आईपीसी का अध्याय 4 है। आईपीसी अध्याय 4, ये जो अध्याय 4 है, हमने आपको ये भी बताया था कि कुल 23 अध्याय हैं उसमें आईपीसी में। तो 23 में कुछ देखिए, सारे अध्याय और सारी धाराओं को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो मुख्य मुख्य धाराएं हैं और जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज अध्याय 4 पे अपवाद पे चलते हैं कि कोई अपराध होता है तो उसके अपवाद क्या है। तो ये जानिए कि पहले हमने आपको बताया था कि अपराध क्या होता है। तो अगर कोई अपराध जैसी घटना घटित होती है, किसी की हत्या हो जाती है या कोई किसी की हत्या कर दे, किसी को मार दे, किसी को क्षति पहुंचा दे, तो क्या ऐसी स्थिति है जिसमें बचाव होता है? हाँ, अपवाद है। क्या अपवाद है? दो तरह के अपवाद होते हैं। अध्याय 4 में अपवादों की चर्चा की गई है और दो तरह के अपवाद हैं। पहला अपवाद है साधारण अपवाद और दूसरा जो अपवाद है वह है निजी प्रतिरक्षा का अपवाद। निजी प्रतिरक्षा। जो साधारण अपवाद है यह आईपीसी की धारा 84 में डिफाइन है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो साधारण अपवाद है, यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सन 1843 में मैकनाटन नाम के एक व्यक्ति ने अटैक किया। हालांकि उसमें वो बच गए, लेकिन उनके अंगरक्षक की हत्या हो गई थी। तो मैकनाटन, इस तभी से उस वाद को मैकनाटनवाद के रूप में जाना जाता है। जो मैकनाटन था वह मानसिक रूप से अस्थिर यानी कि विक्षिप्त व्यक्ति था और उसने अटैक किया। कोर्ट ने जब विचारण किया, उस पर सुनवाई की, तो सुनवाई करने के बाद ये फैसला दिया कि चूंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसे इस अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा और उसे इसका अपवाद माना जाएगा। तो जो साधारण अपवाद है, इसमें बेसिकली मैकनाटन केस जो है इसी से डिफाइन होता है, मैकनाटनवाद।
मैकनाटनवाद से डिफाइन होता है और इसमें कहा गया है कि मानसिक रूप से अस्थिर या विक्षिप्त व्यक्ति इस अपवाद की श्रेणी में आता है। तो जो अब तब से लेके ये 1843 की घटना है और तब से लेके जब भी इस तरह के मानसिक स्टेटस का कोई व्यक्ति होता है और वाद में संलिप्त होता है तो उसके ऊपर विचारण के लिए इसी तरह की तर्क लिए जाते हैं न्यायालयों द्वारा और इस तरह के डिसीजन दिए जाते हैं। दूसरा हमने बताया आपको निजी प्रतिरक्षा, यह आईपीसी की धारा 96 में डिफाइन किया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि जो निजी प्रतिरक्षा है, निजी प्रतिरक्षा में किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रोकने से उसके ऊपर प्रतिघात करने तक और उस प्रतिघात में उस व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है तो उस सीमा तक किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के लिए आता है तो जिस व्यक्ति की हत्या करने के लिए दूसरा व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति को अपने बचाव में उस व्यक्ति को रोकने के लिए, उस पर अटैक करने, उस पर आक्रमण करने, अपने बचाव के लिए आक्रमण करने और इस क्रम में अगर उसकी हत्या तक हो जाती है सामने वाले की तो वहां तक बचाव का अधिकार दिया गया है। और ये आपको बता दें कि यह भी जयदेव वर्सेस स्टेट के केस में यह डिफाइन किया गया था और जो यह डिफिनेशन है यह तब से लेके आज तक इसी रूप में प्रतिरक्षा के अधिकार को व्यक्ति के लिए स्वीकार किया जाता है और इसे अपवादों की श्रेणी में रखा जाता है। तो अध्याय 4 में ये मुख्य बातें थी। अब हम ये जानेंगे कि जो अध्याय 5 है, अध्याय 4 के बाद अध्याय 5 जो है यह भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपराधिक षड्यंत्र को, आप बहुत चर्चित धाराएं इसकी, आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन किया गया है और यह डिफिनीशन धारा आईपीसी की जो धारा है, यहां लिखते हैं आईपीसी की धारा 120 क और ख में दंड का प्रावधान है और क में आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन किया गया है। तो क्या कहा गया है डिफाइन करते समय, आपराधिक षड्यंत्र को डिफाइन करते समय यह कहा गया है कि अगर इसमें कुछ शर्तें हैं आपराधिक षड्यंत्र की, ऐसे ही नहीं किसी को हम आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार और धारा 120 क के तहत उसे मुजरिम करार दे देंगे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के लिए। उसकी जो शर्तें हैं उसमें 3 बातें मुख्य हैं। पहली बात ये है, ये आपराधिक षड्यंत्र 120 क के अंतर्गत डिफाइन करने के लिए पहली बात यह है कि 2 या 2 से अधिक लोग शामिल हों। दूसरी बात, उसमें अपराध किया गया हो, अपराध कारित हुआ हो, कारित हुआ मतलब घटित हुआ हो, अपराध कारित हुआ हो। और तीसरी बात कि अगर अपराध नहीं हुआ है तो अपराध या तो कारित हुआ हो या ये जो दूसरा और तीसरा है आइदर आर में है, या अपराध कारित करने के लिए क्या हुआ हो, करने के लिए सहमति हो, सहमति कंसेंसस हो, 2 या 2 से अधिक लोग हों और या तो उन्होंने आपराधिक कृत्य किया हो और अगर नहीं किया है तो ऐसी सहमति बना के षड्यंत्र बनाया हो तो इसमें ये दोषी शामिल होते हैं। इसकी धारा 120 क है जो डिफाइन करती है और आप जानते हैं बहुत चर्चित केस है विनायक दामोदर सावरकर, पूछा जाता अक्सर परीक्षा में, जो विनायक दामोदर सावरकर वाद, जिसे नासिक षड्यंत्र के रूप में भी जानते हैं, नासिक षड्यंत्र। अक्सर ये पूछा जाता है कि
नासिक षड्यंत्र के रूप में किस वाद को जानते हैं? वो 4 वादों का नाम दे देगा, उसमें विनायक दामोदर सावरकर वाद अगर आएगा तो उस पर आपको टिक करना होता है। तो ये आपराधिक षड्यंत्र का केस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और आपको बताएं, जो अध्याय 8 है, वो अध्याय 8 जो है यह भी इंपॉर्टेंट है, अध्याय 8। और यह किससे है? यह लोक शांति के लिए, लोक शांति के विरुद्ध अपराध के केस में डिफाइन किया है। विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध। तो लोक शांति के विरुद्ध, लोक शांति का मतलब अक्सर आप लोग चर्चा करते हैं बातचीत में, बड़ा ही आम धारा है, कहते हैं 144 लागू है, कहते हैं धारा 144 लागू है। तो जो धारा 144 लागू करने की बात करते हैं वह इसी संदर्भ में बात करते हैं कि जहां 5 या 5 से अधिक लोग गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा है। अगर मजिस्ट्रेट ने यह घोषणा कर दी है कि इम्पोज है 100 धारा 44, इम्पोज है आईपीसी की 100 धारा 44 इम्पोज है, तो 5 या 5 से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर इकट्ठा होते हैं तो यह माना जाएगा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, या आप किसी विशेष उद्देश्य से जिसमें शांति को भंग करने की स्थिति हो सकती है उसमें आप शामिल हैं और ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें आपको दोषी किया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 100 इसमें जो धाराएं हैं उसमें 141 है, 141 है, वह क्या करता है? धारा 141 यह डिफाइन करता है कि 141 से 146 यह डिफाइन करता है कि बलवा क्या है। बलवा, धारा 146 डिफाइन करता है कि बलवा क्या है, और धारा 159 डिफाइन करता है, आईपीसी की धारा 146 बलवा डिफाइन करता है, और 159 है वह दंगा को डिफाइन करता है कि दंगा क्या है। और यह जो डिफाइन करना है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यह पूछा जाता है कि धारा 100, ये इस पर विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से जो वाद है उस वाद को मेंशन करके सवाल पूछा जाता है। जो रेग का वाद है, रेग के वाद में डिफाइन किया गया था कि बलवा और दंगा इन दोनों में क्या अंतर है। तो इन दोनों धाराओं को अक्सर आइदर आर करके इस परीक्षा में पूछी जाती है। तो कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण धाराएं हुई जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। और एक और बात आपको बताएंगे, जो अक्सर हम लोग कहते हैं कि अध्याय 16 पे आते हैं, जिसमें अक्सर धारा आईपीसी की धारा 302 तो बहुत चर्चित है, धारा 299 और 300, इस तरह से जो धाराएं हैं। अब जो धारा 299 है, वह धारा 299 डिफाइन करती है कि जो आपराधिक मानवबद्ध वह क्या है, और जो धारा 300 है वो डिफाइन करती है कि हत्या क्या है। तो हत्या और आपराधिक मानवबद्ध, इन दोनों में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस के आधार पर ही जज कई बार जो सज़ा सुनाते हैं इसमें से इन दोनों धाराओं में से किसी एक धारा को मेंशन करते हैं। जब भी कहते हैं कि दफ़ा 302 के तहत फला 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 है, तो दफ़ा 302 यानी कि आईपीसी की धारा 302 जो है वह दंड का प्रावधान करता है कि दंड कितना हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है या फांसी की सज़ा हो सकती है, यह दिया जाता है। लेकिन जब यह सज़ा सुनाता है जज, तो सुनाने के क्रम में वह धारा 299 और 300 का संज्ञान लेते हैं और डिफाइन करते हैं कि यह जो कृत्य किया गया है वह किस तरह का कृत्य है, क्या यह आपराधिक मानवबद्ध है या हत्या है। तो हत्या तो किसी भी तरीके से हो सकती है। आप कई बार प्रतिशोध में हत्या करते हैं, और आप प्रतिरक्षा दूसरी बात है, निजी रक्षा दूसरी बात है, लेकिन कई बार प्रतिशोध में सायास संज्ञानित रूप से हत्या की जाती है। तो वह और यह दोनों धाराओं में अंतर है।
और जब भी कोई जज सज़ा सुनाता है तो इन धाराओं को मेंशन जरूर करता है। तो मोटे तौर पर इन बातों को हमने जाना और अब हम तो थोड़ा सा और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो सीआरपीसी है वह सीआरपीसी क्या प्रावधान करता है। और एक तो यह आप जानिए कि आईपीसी और सीआरपीसी मैंने उस दिन पढ़ाते समय आपको डिफाइन किया था, अंतर बताया था कि जो आईपीसी है वह दंड का प्रावधान करता है। आईपीसी दंड को डिफाइन करता है, दंड का प्रावधान। हमने बताया था कि मूल विधि दो तरह के हैं, एक तो यह जो दंड को डिफाइन करता है और एक दूसरा है जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बात करता है। जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में का उद्देश्य क्या है पहले ये जानिएगा। सीआरपीसी सन 1973 में सीआरपीसी का निर्माण किया गया और सीआरपीसी का निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि जब भी किसी आपराधिक मुकदमे की सुनवाई की जाए तो उस मुकदमे की सुनवाई जो नैसर्गिक न्याय है, जो प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय का मतलब सामान्य समझ, तो जो नैसर्गिक न्याय है उस नैसर्गिक न्याय से डिफाइन होना चाहिए, उस पर आधारित होनी चाहिए। निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेके तभी इस तरह के फैसले सुनाने चाहिए। तो और एक बात यह था, दूसरी बात क्या थी इसमें सीआरपीसी लाने का उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य यह था कि जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाए, जटिल ना बनाया जाए। जो सीआरपीसी इसीलिए कहते हैं, सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जटिल नहीं होना चाहिए, वह प्रोसीजर इजी होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसको जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसके तक न्याय पहुंच सके, उसको न्याय मिल सके, वह प्रताड़ित न हो, वह प्रक्रिया में उलझ मच जाए। इस उद्देश्य से सीआरपीसी को ले आया गया था, उसका निर्माण किया गया था। तो अब हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो सीआरपीसी है, पहले तो उसमें डिफाइन ही किया गया, सीआरपीसी की जो धारा 1 है उसमें डिफाइन ही किया गया है। फिर दूसरा जो प्रक्रिया को, फिर जो दूसरी धारा 2 है वह धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है धारा 2? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि धारा 2 कुछ प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? कि कैसे अदालतों का गठन किया जाए, कैसे प्रक्रिया को चलाया जाए, किस किस तरह की सज़ा किस कैपेसिटी में कोई अदालत दे, इन सारी बातों को डिफाइन किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ आने से पहले एक बात और डिस्कस कर लें कि सीआरपीसी में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो जमानती अपराध क्या है और गैर जमानती अपराध क्या है। तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। जमानती अपराध वह होता है जिसमें आसानी से जमानत दे दी जाती है और गैर जमानती अपराध ऐसे किस्म के अपराध होते हैं जिसमें सामान्यतः मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं देता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में वो जमानत दे सकता है, जब जैसे बालक है 16 वर्ष से कम उम्र का, या स्त्री है, या कोई रुग्ण व्यक्ति है, तो इसमें दे देता है, गैर जमानती में भी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल, ये दोनों क्या अंतर होता है? तो जो आपको ये बताएं कि जो संज्ञेय अपराध है, थोड़ा सा यह जानना जरूरी है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा क्या की जाती है? संज्ञेय अपराध की परिभाषा ये होती है कि ऐसे अपराध जो सूची 1 में अपराधों को डिफाइन किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो जो सूची 1 में के अपराध हैं, या तो इस तरह किस्म के अपराध हो या विधि से ऐसा ही कोई और डिफाइंड परिभाषित अपराध हो, अक्सर ऐसे अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। तो ऐसे अपराध के केस में पुलिस को बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और जो दूसरा गैर संज्ञेय अपराध होते हैं,
गैर संज्ञेय मतलब इसको कॉग्निजेबल कहते हैं, कॉग्निजेबल, और इसको नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं। तो इसमें संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल में क्या करते हैं कि बिना वारंट के भी, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, और इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये अक्सर हल्के किस्म के अपराध होते हैं। तो एक बेसिक अंतर है। थोड़ी बात और करेंगे कि जो धारा, अब इसका अध्याय 2 है, सीआरपीसी का जो अध्याय 2 है वह अदालतों के गठन की बात करता है कि अगर अपराध होता है तो प्रोसीजर चलाने के लिए और सजा सुनाने के लिए विभिन्न विभिन्न अदालतों का गठन कैसे हो। तो मुख्य रूप से 5 तरह की अदालतों का गठन करता है ये अध्याय 2 में, और इस पर अक्सर जो दरोगा भर्ती की पिछली परीक्षाएं हैं उसमें अक्सर इस तरह के सवाल, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो 5 तरह, एक तो पहला तो आप जान लीजिए कि जब भी कोई आपराधिक कृत्य इस तरह का होता है गंभीर, तो उसमें जो सुनवाई है वह करते समय जो उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट है, इस तरह के अदालतों की अदालतें सुनवाई करती हैं। तो उसी को विस्तार से अध्याय 2 में डिफाइन किया गया है, अध्याय 2 में, कि कौन कौन सी अदालत। पहला तो है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सुनवाई करता है। दूसरा है सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय जिसे आप अक्सर सेशन कोर्ट कहते हैं, सत्र न्यायालय। तीसरा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, और मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आप कह लीजिए इसको। तो इस तरह के अदालतों का गठन होता है और यह अदालतें सजा सुनाती हैं। अब आप इसमें हम बताएं जो उच्च सजा सुनाने की कैपेसिटी क्या है, जिस पे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। जो उच्च न्यायालय है इसको विधि में डिफाइंड अधिकतम सजा सुनाने का अधिकार है, चाहे वह मृत्युदंड हो, कारावास हो या जुर्माना हो। तीनों तरह की सजा सुनाने का अधिकार है, अधिकतम सीमा तक, जो भी विधि द्वारा प्रावधानित है। तो उच्च न्यायालय इस तरह के उसके सजा सुना सकता है। तो आप ये समझ गए, इसका मतलब कि उच्च न्यायालय जो है वह अधिकतम सजा, विधि द्वारा प्रावधानित अधिकतम सजा, वो चाहे मृत्युदंड हो, चाहे कारावास हो, चाहे जुर्माना हो। जो सत्र न्यायालय है इसको भी वैसा ही अधिकार है, यह भी वैसे ही सुना सकता है। बस एक अंतर है। अंतर क्या है कि जो सत्र न्यायालय है यह अगर मृत्युदंड सुनाता है तो मृत्युदंड के केस में यह जो निर्णय है, मृत्युदंड का निर्णय, यह उच्च न्यायालय से क्या होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। उच्च न्यायालय उस पर अपनी मुहर लगाए, यानी कि वह अदालत, वह तब तक एक्सक्यूट नहीं होगा जब तक उसको उच्च न्यायालय में न ले जाया जाए और उच्च न्यायालय उस पर अपना निर्णय सुनाए, अपनी मुहर लगा दे। अगर उच्च न्यायालय उसको पुष्ट कर देता है तब फिर उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। जो सीजेएम होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, यह क्या करता है, यह 7 वर्ष तक की सजा, 7 वर्ष तक की सजा सुनाता है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह 7 वर्ष तक की सजा सुनाएगा। जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह 3 वर्ष या 10,000 रुपये तक की सजा सुना सकता है। और जो द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है यह 1 वर्ष
1 वर्ष या 5,000 रुपए तक की सजा सुनाता है। तो यह सजा सुनाने का प्रावधान है। ये जो प्रावधान किया गया है वह इस रूप में किया गया है। अब यहाँ आप यह भी समझिएगा कि जो यह प्रावधान किया गया है, दंड देने का जो प्रावधान है वह इस रूप में किया गया है कि अलग अलग अदालतों के विरुद्ध अपीलें होती हैं और अलग अलग अदालतों को अलग अलग नेचर के केस सुनने का अधिकार होता है। जैसे मैंने आपसे बताया कि जब भी हत्या का कोई मामला है तो हत्या का मामला सत्र न्यायालय ही सुनता है। उसके नीचे की अदालत हत्या की मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, या फिर हाई कोर्ट सुने। इसी तरह अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मामला है, जो कि अपराध दंड आईपीसी की धाराओं के तहत जो डिफाइंड अपराध नहीं है, तो अब इस तरह के जो फंडामेंटल के वायलेशन के जो मामले होते हैं, आप जानते हैं जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत ये सब मामले सीधा हाई कोर्ट में आप अपनी रिट पिटीशन दायर करके वहाँ सुनवाई करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रावधानित है। ये आईपीसी का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 226 की बात कर रहे हैं, जहाँ आप फंडामेंटल राइट के रिस्टोरेशन के लिए सीधा हाई कोर्ट पहुँचते हैं और हाई कोर्ट ही जा सकते हैं फंडामेंटल राइट अगर आपके वायलेट हो रहे हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जाने का प्रावधान है, वह भी आप जानते हैं किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और डिमांड करते हैं अपने रिट को कि हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए इस तरह के रिट हमको जारी किया जाए हमारे पक्ष में। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान हैं और कुछ प्रमुख बातें हैं जो मुझे उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको बनेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कुछ और प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।